मैं लपका चला जा रहा था। इसी समय एक ओर से आवाज आई, पंडित जी। मैंने घूमकर देखा। एक परिचित नवयुवक मेरी ओर आता दिखाई पड़ा। उसका नाम श्याम नारायण था और बीए का विद्यार्थी था। मुझे उसने प्रणाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए प्रणाम का उत्तर देकर पूछा, कहो क्या हालचाल है? परीक्षा हो गई? जी हाँ। पर्चे कैसे किए? अपनी समझ से तो मैंने ठीक ही किए हैं। पास होने की पूरी उम्मीद है। तो बस ठीक है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही घूमने निकला हूँ। आप कहाँ जाएंगे? पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। हम दोनों चले। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सहसा वह बोल उठा, पंडित जी, बंदर तो न पालिएगा? यह विचित्र प्रश्न सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या बंदरों की आड़त खोली है? वह हंसकर बोला, नहीं, आढ़त तो नहीं खोली है। एक बंदर हमारे यहाँ है। हम उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह देना चाहते हैं जहाँ वह सुख से रहे, इसलिए पूछा। सुख से तो वह कंपनी बाग में रहेगा जहाँ बंदरों की छावनी है। उसे कंपनी बाग में छुड़वा दीजिए। वहाँ उसका गुजारा नहीं होगा। वह पालतू बंदर है। बचपन से आदमियों की संगति में रहा है। कंपनी बाग में नहीं रह सकता। जंगली बंदर पालतू बंदर को नहीं रहने देते। मनुष्य की संगति में वह अछूत हो जाता है। इसलिए शायद जंगली बंदर उसका बहिष्कार कर देते हैं। कारण जो हो, पर बात ऐसी ही है। आपने कभी बंदर पाला है? आप अपना मतलब फरमाइए। न पाला हो तो पाल कर देखिए, बड़ा लुत्फ आता है। परंतु उस लुत्फ का तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? हम तो काफ़ी लुत्फ उठा चुके। अब कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसे उसका रखना कठिन हो रहा है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो उसे अच्छी तरह रखे। खैर, मुझे तो बंदर बंदर पालना नहीं है। अपने मित्रों से पूछूंगा। यदि कोई पालना चाहेगा तो आपके यहाँ से मंगवा कर भिजवा दूंगा। यदि ऐसा कर दीजिए तो बड़ी कृपा हो। कृपा शब्द सुनकर मैंने कुछ समझा कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि कृपालु वह समझा जाता है जो कोई वस्तु देता है। जब दाता यह समझता है कि उसकी दी हुई वस्तु ग्रहण करके प्रतिग्राही उस पर कृपा करेगा, तब मामला कुछ गड़बड़ होता है। यह सोचकर मैंने उससे कहा, आखिर मामला क्या है जो आप उसका दान करने के लिए इतने आतुर हैं? किसी ग्रह की शांति के लिए पंडितों ने बंदर का दान तो नहीं बताया है? अजी नहीं, यह बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आप सुनना ही चाहते हैं तो चलिए, पार्क में बैठाकर बात करूंगा। 10 मिनट में हम लोग पार्क जा पहुंचे। एकांत स्थान ढूंढकर हम दोनों घास के फर्श पर बैठ गए। बैठते ही मैंने कहा, अब बताइए क्या मामला है? लेकिन यह वादा कीजिए कि मामला सुनने के बाद भी आप बंदर को अपने किसी मित्र के हवाले करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, यही सही। अगर उस बंदर में किसी की हत्या करने की आदत नहीं है तो अवश्य प्रयत्न करूंगा। जी नहीं, बड़ा सीधा है, काटना तक नहीं जानता। तब कोई चिंता नहीं है। उसने कहना आरंभ किया, हमारी भाभी को जानवर पालने का बेहद शौक है। कुत्ता पाला है, बिल्ली है, तोता है, मैना है, खरगोश है। ये तो सब पहले से ही है। अभी 15-20 दिन हुए एक बंदर वाले से बंदर खरीद लिया। हमारे भाई साहब को कुत्ता तथा तोता मैना रखने से तो कोई आपत्ति नहीं हुई, पर बिल्ली और खरगोश से उन्हें बड़ी चिढ़ है। और वाकई बात यह है कि इन दोनों की वजह से बड़ी गंदगी रहती है और ये नुकसान भी काफ़ी करते हैं। लेकिन जब भाभी ने बंदर खरीदा तो भाई साहब का धैर्य छूट गया। वह बोले, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या घर को चिड़ियाघर बनाना चाहती है? परंतु भाभी ने उनको समझा दिया, जैसा कि वह सदैव समझा देती है। हमारे भैया में इतनी ही कमजोरी है, भाभी के हट के सामने उन्हें दबना पड़ता है। अपनी इस हट की ही बदौलत वो भैया को जैसा नाच नचाना चाहती है, नचा लेती है। आश्चर्य है कि यह दशा होते हुए भी आपकी भाभी को बंदर खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने कहा। मेरी बात पर ध्यान न देकर श्याम नारायण बोला, जिस दिन बंदर लिया गया उसी दिन घर में विद्रोह फैल गया। भैया तो बूढ़े ही, मुझे भी भाभी की यह हरकत अच्छी न लगी। परंतु भैया को यदाभ्यम तद्भविष्यति पर अवलंबित होते देख मुझे भी मौन धारण करना पड़ा। परंतु कुत्ते, बिल्ली तथा खरगोश ने तो खुल्लम खुल्ला विद्रोह का झंडा फहरा दिया।
खरगोश तो बंदर की सूरत देखते ही 2 छलांग में अपने पिंजरे के अंदर दाखिल हो गया और उसने अंदर रहो हड़ताल कर देने में ही कुशल समझी। बिल्ली ही बंदर की सूरत देखते ही फूं फां करते हुए दम उठाकर 9 2 11 हो गई। परंतु कुत्तेराम को बिल्ली और खरगोश की अहिंसात्मक असहयोग में विश्वास नहीं रहा। वह गुर्राकर बंदर की तरफ लपका, जो बंदर वहां से उचक कर मेज पर चढ़ गए। मेज पर 2 चिन्नी मिट्टी के गुलदान रखे थे। उनमें से एक नीचे गिरकर चूर हो गया। इधर कुत्तेराम अपने दोनों अगले पंजे मेज पर रखकर खड़े हो गए। बंदर ने मेज पर रहने में खतरा देखा, अतः उचककर दीवार में बनी हुई एक खुली अलमारी पर चढ़ गया। उसमें कुछ बोतलें, शीशे के गिलास रखे थे। उनमें से 2 बोतल, एक केवड़ा जल की, दूसरा आंवला हेयर ऑयल की, नीचे गिरकर टूट गई। केवड़ा जल तथा हेयर ऑयल के सुगंध में युद्ध होने लगा। भाभी ने चिल्लाकर मुझे बुलाया। मैंने कमरे का दृश्य देखकर भाभी से कहा, भाभी बंदर तुमने पाला है। भाभी झल्लाकर बोली, अच्छा उपदेश पीछे देना, पहले इस जैक कुत्ते को तो बांधो। आतंकवादी जैक को मैंने बांध लिया। हालांकि उसने बांधे जाने का बड़ा विरोध किया। बंध जाने पर जैक ने धमकियां ब्रॉडकास्ट करनी आरंभ की। हम लोगों के लिए वह कोरा भुगना था, पर बंदर राम का उन धमकियों से पेट पतलाया जा रहा था। खैर भाभी ने बंदर को ततोथम्बो करके अलमारी पर से उतारा। मैंने नुकसान का अनुमान लगाया। आंवला हेयर ऑयल की बोतल 2 रुपये की, केवड़ा जल की बोतल 1 रुपये की और 1 रुपये का गुलदान। इस प्रकार 5 रुपये का नुकसान तो बंदर राम के गृह प्रवेश पर ही हुआ। मैंने भाभी से पूछा, यह कितने में लिया? भाभी ने उत्तर दिया, 20 आने में। क्यों? अब कोई पूछे तो 6.25 रुपये बताना। 6.25 नहीं, 50 बताना। चला वहां से बड़ा हिसाबी बनकर। जा नौकर को भेज, वह कांच समेटे। मैंने चलते हुए कहा, साल 6 महीना रहा तो 50 से अधिक का हो जाएगा। संध्या समय जब भैया ऑफिस से लौटे तो नुकसान का हाल सुनकर बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर मेरी सुनता ही कौन है। यह जानवर महा उत्पाती होता है। अभी क्या हुआ है, आगे देखना क्या क्या होता है। भला यह जानवर पालने योग्य है, लेकिन कहे किससे? भैया बोले, आखिर इसके पालने की आवश्यकता क्या थी? मेरी यही समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। बंदर पालना अच्छा होता है। कहते हैं कि कोई बला घर में आती है तो बंदर के सिर पर पड़ती है, आदमी बच जाते हैं, भाभी ने कहा। फिलहाल तो यह खुद ही ऐसी बला हो रहा है कि सब बलाओं का ताऊ है। तुम्हारे लिए होगा बला। 4-6 दिनों के बाद यदि बला कहोगे तो मान लूंगी, अभी नहीं मान सकती। जैक दिन भर चिल्लपोम मचाता रहा, क्योंकि उसे बंधे रहने की आदत नहीं थी। रात आई तो वह समस्या उठ खड़ी हुई कि बंदर कहाँ रखा जाए। रात में जैक को बांधे रखना उचित नहीं था, क्योंकि वह बंधा रखा जाए तो घर भर को रत जगा करना पड़े। यदि वह खुला रखा जाए तो बंदर राम की जान का बीमा कौन करे। अंत में भाभी ने बंदर को अपने पास रखने का जिम्मा लिया। रात में बंदर राम भाभी की चारपाई पर लेटे। भैया ने जो यह दृश्य देखा तो जल भूनकर कलाबत्तू हो गए। भाभी से बोले, तो यह कहो, अब यह बगल में लिटाया जाएगा। हमसे तो यह बंदर ही अच्छा रहा। हमें तुमने कभी स्वेच्छा से इस प्रकार। भाभी बीच में ही बोल उठी, क्या बाहियात बकते हो? बाहियात नहीं, ठीक कहता हूँ। इस साले को देखकर मेरा खून खौलता है। देखो तो शाला किस तरह लिपटा हुआ लेटा है। यह मेरा अच्छा रकीब आया। किसी दिन क्रोध आ गया तो साले की टांग चीर डालूंगा। हाँ, कल को अपने बाल बच्चे होंगे और वे पास लेटेंगे तो तुम उन्हें भी ना देख सकोगे। अच्छा, तो तुम इसे अपना बच्चा समझती हो, लेकिन यह भी तुम्हें अपनी माता ही समझता, इसका क्या सबूत है? बच्चा होता तब भी गनीमत था। यह साला तो 16 आने बालिग है, जैसे 20-21 बरस का जवान पट्ठा होता है। इस पर भाभी बहुत झल्लाई। उन्होंने बंदर को उठाकर नीचे फेंक दिया। बोली, लो न लिटाऊंगी। जैक ने मार डाला तो तुम्ही को हत्या लगेगी। जैक बेचारा इस मुस्टंडे को भला क्या मारेगा? इससे जैक की ही जान बच जाए तो गनीमत समझो, भैया ने कहा। बंदर राम फिर उचक्कर चारपाई पर हो रहे और उसी प्रकार लेट रहे। भैया बोले, इस साले को लुत्फ आ गया, अब यह टलने वाला थोड़े ही है। भाभी ने फिर उठाकर फेंक दिया, परंतु वह फिर आकर लेट गया। भाभी ठिनक कर बोली, बताओ अब मैं क्या करूं? यह तो बार बार आ जाता है।
भैया बोले, करोगे क्या, लिटाए रहो। उसने पिछले जन्म में जो पुण्य किए हैं, इसका फल तो इसे मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन एक तरफ बंदर बंधा, दूसरी तरफ जैक। अब क्या था, दोनों की प्रश्नोत्तरी चलने लगी। इधर जैक भुगता, उधर बंदर महोदय उछल उछल कर अपनी भाषा में न जाने क्या क्या सलवाते सुना रहे थे। खरगोश राम तो नजरबंद ही हो गए। वह अपने पिंजरे से ही यह सब दृश्य देखकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि वह काफी सुरक्षित है। बिल्ली लापता थी, लेकिन भोजन के समय फूक फूक कर पैर रखती हुई काफी चौकन्नी अपने चारों ओर देखती आई। उसने दूर से देखा कि जैक और बंदर की जवाबी लड़ाई चल रही है। कुछ देर वह चुपचाप बैठी देखती रही। अब उसे विश्वास हो गया कि बंदर राम फिलहाल खतरनाक नहीं है। तब वह आई, लेकिन भोजन से निवृत्त होने के पश्चात आत्मनम सततम रक्षेत के सिद्धांतानुसार तुरंत ही अज्ञातवास में चली गई। मुझे मजाक सूझा। दूसरे बंदर को चुप कराने का भी विचार था। हमारे यहाँ होली की भांग की माजून बनी थी, उसमें से मैंने एक बर्फी चुपके से लाकर बंदर को दी। बर्फी लेकर पहले तो उसने सूंघी, तत्पश्चात थोड़ी सी दांत से कतरी। मीठी जो लगी तो झट से मुंह में रख ली। थोड़ी देर तक तो गाल में दावे रहा, तत्पश्चात कहा गया। उसके पश्चात मैं एक कार्यवश कुछ देर के लिए चला गया। वहां से लौटकर जो देखता हूँ तो एठा सिंह चुपचाप अफींची की भांति सिर झुकाए और आंखें बंद किए बैठे हैं। मैंने कहा, कहो दोस्त, क्या हाल है। मेरा कंठस्वर सुनकर उसने आंखें खोली। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। कुछ क्षणों तक मेरी ओर देखकर फिर आंखें बंद कर ली। मुझे एक और बात सूझी। कान धोने की पिचकारी से पानी भरा और लाकर उसके मुंह पर फच से मारी। मुंह पर पानी पड़ते ही एठा सिंह एकदम उछल पड़े और इस तरह खफा हुए कि यदि खुले होते तो मेरी खैर न थी। भाभी बोली, यह क्या करने लगे, बेचारे को परेशान करते हो। मैंने कहा, जब पाला है तो इसका कुछ लुत्फ ही लेना चाहिए। 6.25 रुपये वसूल कैसे होंगे। थोड़ी देर बाद एठा सिंह पुनः समाधिस्थ हो गए। मेरा इरादा फिर पिचकारी मारने का था, पर भाभी नाराज होने लगी। दूसरे दिन मैंने फिर माजनू की बर्फी दी। उसने हाथ में लेकर बर्फी सूंघी, फिर हाथ से जमीन पर रगड़ी। शायद उसका नशा पोंछने के लिए ऐसा किया हो। रगड़ कर छोड़ दी और उसकी ओर पीठ करके बैठा, लेकिन बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेता था कि पड़ी है या नहीं। 2-4 दफे यह क्रिया करके फिर घुमा और पैर से धीरे धीरे उसने बर्फी को अपनी ओर खिसका खिसका कर अपने बिल्कुल निकट कर लिया और बैठ गया। मैंने एक लकड़ी से बर्फी खींचने का प्रयत्न किया। ज्यों ही मैंने बर्फी की ओर लकड़ी बढ़ाई, त्यों ही उसने चट उठाकर मुंह में रख ली। थोड़ी देर तक गाल में दावे रखा, तत्पश्चात खा गया। आधे घंटे पश्चात फिर वही दशा हुई। आंखें बंद, सिर झुका हुआ। मैंने पुनः पिचकारी का प्रहार किया। उसने फिर चौंक कर छलांग मारी। आज उसे बड़ा नागवार गुजरा। बड़ी देर तक मेरी ओर देखकर खों-खों करते रहा। उस दिन से मेरी उसकी शत्रुता हो गई। जब मुझे देखता तो कान दबाकर खों-खों करने लगता। तीसरे दिन मेरी इच्छा फिर माजनू देने की हुई, परंतु भाभी बिगड़ने लगी कि क्या उसे भंगेड़ी बनाएगा। मैंने भी सोचा कि कहीं कमबख्त को भांग की आदत पड़ गई तो बड़ी मुसीबत होगी। नशे के उतार के वक्त उसकी बुरी दशा होती थी। मिनट मिनट पर जम्भाई लेता, कभी लेट जाता, कभी फिर उठ कर बैठता। जैक ने भूखना बंद कर दिया था। वह भी चुपचाप उसकी दुर्दशा को देखा करता। उस समय एठा सिंह अपनी जान से बेजार दिखाई पड़ता था। मुंह लटक कर लौकिक हो जाता था। मैं पीछे से जाकर खोपड़ी पर एक चप्पत रसीद कर देता तो कुछ क्षणों के लिए आग बबूला होकर खूब चिल्लाता और उछल फांद करता, परंतु थोड़ी देर बाद वही दशा हो जाती। एक दिन भाभी की माता भाभी को देखने आई। वह काशी जा रही थी। भाभी से मिलने के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ ठहर गई। उस दिन संजोगवश बंदर की जंजीर बांधते समय कुछ ढीली रह जाने के कारण खुल गई। भाभी की माता जो उधर से निकली तो बंदर उचक कर उनके कंधे पर चढ़ गया। वह चीख मारकर भागी। भागते समय ठोकर जो लगी तो मुंह के बल गिरी। आगे के 2 दांत हिलते थे, वह टूटकर बाहर आ गए। बंदर कूदकर अलग हो गया। हम लोगों ने दौड़कर उसे उठाया। भाभी के काटो तो लहू नहीं। माता ने भाभी को बहुत डांटा। बोली, बाहरी लड़की, ऐसे ऐसे जानवर पाल रखे हैं, कोई भला आदमी तेरे यहाँ क्यों आवेगा।
मैं अभी अभी जाऊंगी, मेरा असबाब बंधवा दे। भाभी ने खुशामद बरामद करके उन्हें शांत किया। मैंने उनके दोनों दांत पुड़िया में लपेट कर उन्हें दिए और कहा, इन्हें काशी जाकर गंगा जी में छोड़ देना। जब माता जी का क्रोध शांत हुआ तो वो बोली, ये दांत बड़ा दुख रहे थे, मैं इन्हें उखड़वाने का विचार कर भी रही थी। यह सुनकर मैंने भाभी से कहा, यदि हम लोग दांत उखड़वाने का व्यवसाय शुरू कर दें तो काफ़ी आमदनी होगी। भाभी कुड़कर रह गई। इधर बंदर राम ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। 3-4 फूलों के गमले तोड़ डाले। जब से बंदर बंधा रहने लगा था तब से खरगोश राम बाहर निकलने लगे थे। उस समय वह बाहर घूम रहा था। बंदर ने उसका कान पकड़ा और थोड़ी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हम लोग दौड़े, तब छोड़ा। छूटते ही खरगोश बेतहासा भागा और अपनी काबू में घुस गया। उसने समझा होगा कि आज बला टल गई। भाभी ने बड़ी कठिनता से उसे पकड़ा। उन्हीं के बस का है भी, मुझसे तो शत्रुता ही मानता है। इस प्रकार जब छूट जाता तब थोड़ी देर उपद्रव और कुछ न कुछ नुकसान करके काबू में आता। अभी 3-4 दिनों की बात है, भैया से लिपट गया था। क्यों, मैंने पूछा। अब क्या बताऊं, इतना कहकर वो मुस्कुराया। यदि सर्वथा अकथनीय बात हो तब तो न बताओ, अन्यथा बताने में क्या हर्ज है। बात यह हुई कि इतवार का दिन था। दोपहर में भाभी ने बंदर को खोलकर अपने पास बंधवा लिया। उससे खेलने लगे। इसी समय वहाँ भैया पहुँच गए। भैया ने भाभी से कुछ छेड़छाड़ की होगी, बस यह देखकर भैया से लिपट गया। वह तो कहिए कि भैया ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली, अन्यथा बहुत संभव था कि वह भैया को भंभोड़ खाता। भैया भाभी से बोले, तुमने इसे मेरा खून करने के लिए पाला है। यदि तुम्हें इसी को खशम बना के रखना हो तो रखो, आज से तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना कहकर भैया क्रोध में भरे हुए घर के बाहर चले गए। दिन भर न जाने कहाँ रहे। रात के 9 बजे लौटे। भैया के चले जाने के बाद भाभी बहुत रोई। मुझसे बोली, इस निगोड़े को किसी को दे दो या कहीं छुड़वा दो, अब मैं इसे नहीं रखूंगी। उस दिन से वह रात दिन बंधा रहता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं खोला जाता। और रात में कहाँ रहता है, अपने राम से पूछा। रात में भी बंधा रहता है। अब जैक उससे नहीं बोलता। वह समझ गया है कि वह भी घर का ही जानवर है। तब गनीमत है यदि कहीं उसकी आदत यही होती कि। श्याम नारायण मेरा तात्पर्य समझकर बोला, नहीं, वह आदत नहीं रही। भाभी ने उसे 3-4 ही दिन अपने पास लिटाया। उसके बाद पहले तो जैक के डर से ऊपर छत पर बंधवा देती रही, फिर बाद में जब जैक का विरोध भाव जाता रहा तब कहीं भी बांध दिया जाता था। हाँ, 3-4 दिन तो वह खूब चीखा चिल्लाया, परंतु फिर शांत हो गया। यह उस बंदर की कथा है। अब भाभी मेरी नाक में दम किए हुए हैं। नित्य कहती है कि बंदर का कुछ प्रबंध करो। अब आप ही बताइए मैं क्या प्रबंध करूं? किसी बंदर वाले को दे दो। बंदर वाले नहीं लेते। वे कहते हैं हम क्या करेंगे, सीखा हुआ होता तो हम ले लेते। तो उसे कंपनी बाग में छुड़वा दो। भाभी वहाँ नहीं छुड़वाने देती। कहती है जंगली बंदर उसे मार डालेंगे। अजी न, कहीं मार डालेंगे 2-1 रोज में सब हिल मिल जाएंगे। भाभी से यह कह दो कि मित्र सिंह ने मांगा है, उनके यहाँ पहुँचाए देता हूँ और बाग में छुड़वा दो, झगड़ा मिटे। हाँ, यह तरकीब ठीक है, थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा। यदि आप हरिश्चंद्र के अवतार नहीं हैं तो ऐसे अवसर पर झूठ बोलने में कोई हर्ज भी नहीं। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।